दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री वो अपनी सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। 18वीं लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरी शपथ का सपना पाले बैठे हैं। लेकिन क्या उनकी तीसरी शपथ अपनों ने ही बिगाड़ कर रख दी है? क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अंदर से बिखर गया है? क्या पूरी चुनावी रणनीति बिखर गई है? और क्या इसके लिए भाजपा की शीर्ष त्रिमूर्ति जिम्मेदार है? शीर्ष त्रिमूर्ति यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा। कारण क्या है कि ऊपर से जो बिखराव दिखाई लोगों को नहीं दे रहा है, वो जमीन पर जाकर सीधे दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है, यानी आपस में संवादहीनता की स्थिति है। लोग बातचीत करें तो किससे करें, ये हालात पैदा होते हुए दिख रहे हैं। और इन सब से बढ़कर जो भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले अपने कैंडिडेट का ऐलान करने में चैंपियन मानी जाती है, वो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर अभी तक कैंडिडेट का ऐलान नहीं कर पाई है। कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को संगठन का सहयोग नहीं है। कई राज्यों में जातीय आंदोलन खड़े हो गए हैं। कई इलाकों में नीचे की बातें ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही है, और ऊपर जो चाहता है, शीर्ष नेतृत्व जो पार्टी का चाहता है, वो नीचे तक नहीं जा पा रहा है। यानी जमीन पर जो भाजपा सोच रही है, वो दिल्ली की भाजपा से अलग है। क्या हालात बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के? और क्या इस बिखरी हुई पार्टी के साथ नरेंद्र मोदी तीसरी शपथ की तैयारी कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर नजर डालें तो अध्यक्ष की जिम्मेदारी जेपी नड्डा के पास है। लेकिन नड्डा साहब की भूमिका अध्यक्ष से ज्यादा एक रबर स्टैंप अध्यक्ष की है, जो सिर्फ कुर्सी पर बिठाए गए हैं। जैसे राबड़ी देवी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाई गई थी और काम कोई और कर रहा था पर्दे के पीछे से। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष के रूप में एक राबड़ी देवी को बिठा दिया है? कई सारे सवाल यहां आकर खड़े होते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी में इतनी ज्यादा संवादहीनता, ऊपर में भी, नीचे में भी, संगठन के स्तर पर भी, संघ के साथ भी, और इन सब से आगे बढ़कर देखें तो वोटर्स के मिजाज के साथ भी दिखाई दे रहा है। कहां से शुरू करें ये समझ में नहीं आता कि कहां से आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी बिखरी हुई नहीं है, और कितनी बिखरी हुई है ये शुरुआत हम कहां से आपको करें। कई बार इसमें कंफ्यूजन की स्थिति बनती है। लेकिन चलिए शुरू करते हैं कर्नाटक से। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की हालत यह है, जो खबरें वहां से अंदरूनी सूत्रों के हवाले से आ रही है, अमित शाह से येदियुरप्पा मिलना चाहते थे, भारी मशक्कत के बाद मिल पाए, और तब भी इस चुनाव में उनकी उतनी नहीं चल रही है। क्या उत्तर कर्नाटका का लिंगायत समाज अपने सबसे बड़े पोस्टर बॉय की इस कथित अपमान को बर्दाश्त कर लेगा? यह सवाल चुनाव के माहौल में खड़ा हो जाता है, क्योंकि जिन येदियुरप्पा साहब को बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने में दिक्कत नहीं होती थी, उन्हें अमित शाह से मिलने के लिए जेपी नड्डा का दरवाजा खटखटाना पड़े। चुनावी मशीनरी दरअसल पूरी तरह से शाह साहब के हाथ में है। भारतीय जनता पार्टी की चुनावी मशीनरी शाह साहब के हाथ में है, और जो जनाधार वाले नेता हैं, बताया जाता है कि जनाधार वाले नेताओं के साथ शाह साहब की पटरी नहीं बैठ रही है, अमित शाह की पटरी नहीं बैठ रही है। येदियुरप्पा उनमें से एक है। दिल्ली के थोपे हुए मुख्यमंत्री के सहारे विधानसभा जीतने की कोशिश हुई थी, क्या नतीजा निकला? बासवराज मुंबई के सहारे। कमोबेश यही स्थिति महाराष्ट्र में है, जहां 7 या 8 सीटों पर अभी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ। और महाराष्ट्र की स्थिति देखें तो एक तरफ जनमत खिलाफ जा रहा है, मराठा समुदाय पूरी तरह से गुवाहाटी मॉडल महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट को उठाकर गुजरात ले जाने की कवायद, बाला साहब ठाकरे की विरासत यानी उद्धव ठाकरे की सरकार और पार्टी को गुवाहाटी मॉडल से तोड़ दिया जाना,
और इन सब से आगे जाकर मराठा छत्रप शरद पवार की पार्टी और परिवार को तोड़ दिया जाना, यह आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ विषय भी हो गया। तो एक वो मुद्दा भी आकर खड़ा हो गया है कि जिस समुदाय की आबादी 32% है, अल्पसंख्यक समुदाय वहां 13-14% है, उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए बचता क्या है? राहुल गांधी अलग से अपनी गारंटी दे रहे हैं, लोन माफी से लेकर हर साल 1 लाख रुपए देने की, महिलाओं को भी, गरीब महिलाओं को भी और डिग्री डिप्लोमाधारी बेरोजगारों को भी 25 साल की उम्र तक, और गरीबों को तो खैर कोई उम्र सीमा ही नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि इस परिस्थिति में जब इतना बड़ा ऑफर, इतना बड़ा बोनांजा विपक्ष की तरफ से दिया जा रहा हो और बीजेपी का संगठन बिखरा हुआ हो, महाराष्ट्र की राजनीति को जानने वाले लोग बताते हैं कि देवेंद्र फडणवीस को अमित शाह पसंद नहीं करते। देवेंद्र फडणवीस के कद का कोई दूसरा नेता है नहीं जिससे कम्युनिकेशन स्थापित किया जा सके, जिससे बात कर जमीनी सच्चाई को समझा जा सके और आनंद फानंद में कैंडिडेट सिलेक्शन का मामला फाइनल किया जा सके। देवेंद्र फडणवीस प्रधानमंत्री तक बिना शाह साहब की मर्जी के चुनाव के माहौल में पहुंच नहीं सकते, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि पूरी चुनावी मशीनरी, भारतीय जनता पार्टी की चुनावी मशीनरी, ये अमित शाह के हाथ में कैद है। और अमित शाह के हाथ में जब मशीनरी कैद हो गई है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नड्डा साहब भी कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। नरेंद्र मोदी तक पहुंचने का दरवाजा भी किसी तरह से खुलता है तो वो अमित शाह साहब के ग्रीन सिग्नल के बाद ही खुलता है, ऐसा बताया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि नरेंद्र मोदी क्या अपनी सत्ता को यूं ही जाने देने की बुनियाद तैयार कर रहे हैं? ठीक है, कभी अमित शाह की भूमिका बहुत बड़ी थी, राज्य स्तर पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कई जगह जमाया, महाराष्ट्र पूर्वोत्तर इसके उदाहरण है। लेकिन क्या आज की तारीख में जिन नेताओं को जमाया, उन नेताओं के साथ मतभेद की खबरें आने लगी, तो क्या उसके बाद का रिप्लेसमेंट उनके पास है? क्या स्थापित नेताओं को कैसे किनारे लगाया जाए, उसका रिप्लेसमेंट उनके पास है? साफ दिख रहा है कि नहीं है? पहले चरण में जो हालात दिखे थे, दूसरे चरण में उससे भी बदतर दिख रहे हैं। तकरीबन 88 सीटों पर चुनाव है, वहां उससे भी बदतर हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार में सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बनाया गया, वो विधानमंडल दल का चेहरा भी है, डिप्टी सीएम भी है और पार्टी के संगठन की कमान भी उनके हाथ में है, प्रदेश अध्यक्ष है। क्या बिहार में संघ से जुड़ा हुआ, आरएसएस की पृष्ठभूमि से आया हुआ, विद्यार्थी परिषद से आया हुआ भाजपा का कोई कार्यकर्ता सम्राट चौधरी को स्वीकार करने के लिए तैयार है? क्या सम्राट चौधरी अपने कुशवाहा समाज का वोट बीजेपी के साथ जोड़ पा रहे हैं? आज की सच्चाई यह है कि नहीं जोड़ पा रहे हैं। नीतीश कुमार के बारे में क्या कहा जाए कि क्या उनका भी बाहरी गठबंधन किसी और के साथ और अंदरूनी गठबंधन किसी और के साथ तो नहीं है? यह सवाल भी क्वेश्चन मार्क के साथ, प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ मौजूद है। बिहार में पहले चरण में दिख गया कि भारतीय जनता पार्टी बिखरी हुई है बुरी तरह से, क्योंकि संगठन और जमीन पर वोटर्स और कार्यकर्ता के बीच कड़ी का काम करने वाले लोग नदारद हो चुके हैं। दिल्ली के हस्तक्षेप से, अमित शाह साहब की टीम की वजह से और इनके चुनावी नवरत्नों की वजह से। बात थोड़ा सा पड़ोस में आकर के करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड की एक साथ करें, तो इस बार कमोबेश क्लीन स्वीप जैसी स्थिति नहीं है, डेंट लग रहा है। छत्तीसगढ़ से ज्यादा बड़ा डेंट झारखंड में लगता हुआ दिख रहा है। आदिवासी चेतना अपने पूरे सवाब पर है। अपने सबसे बड़े चेहरे को सलाखों के पीछे देखकर झारखंड की जोहार, झारखंड का नारा और उनकी अस्मिता की लड़ाई अब सीधे सीधे कल्पना सोरेन और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन संभाल चुके हैं। तो हालात किस दिशा में जा रहे हैं ये कहने की जरूरत नहीं है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ने पश्चिम बंगाल तक के हालात खराब कर दिए बीजेपी के लिए, जंगल महल इलाके के। और इसके साथ साथ मतुआ समुदाय को लेकर भारतीय जनता पार्टी जितनी निश्चिंत थी, एनआरसी के मुद्दे ने, सीएए के मुद्दे ने भारतीय जनता पार्टी को वहां भी यानी नॉर्थ बंगाल में बिखेर कर रख दिया है। बात राजस्थान की करें, कैसे मान लिया जाए कि 25-0 होगा?
राजस्थान में राजपूत आंदोलन चरम पर है। हालांकि जयपुर जैसे इलाकों में जहां भारतीय जनता पार्टी के राजपूत कैंडिडेट हैं, वहां तो मन महसूस कर राजपूत अपनी बिरादरी के कैंडिडेट को वोट हो सकता है दे दे या दे चुके हो पहले चरण में। लेकिन जयपुर शहर में 2 सीटें हो सकती है, पूरे राजस्थान में 23 सीटें और भी बनती हैं। क्या वहां के राजपूत भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं? क्या वो अग्निवीर स्कीम से खुश हैं? क्या वो ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह फिर से एनपीएस की कवायद करने से खुश हैं? ये सब सवाल बेहद महत्वपूर्ण होकर खड़े हो गए। और राजस्थान की राजनीति को समझने वाले लोग जानते हैं सेकंड फेज में वहां भी चुनाव है। राजस्थान की राजनीति को जानने वाले लोग इस बात को बखूबी समझते हैं कि राजस्थान की राजनीति में जाट, गुर्जर, राजपूत और मीणा, ये चारों फैक्टर बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इन चारों में आज की तारीख में कौन सा समुदाय है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत खुश होकर खड़ा हुआ हो? जाहिर सी बात है कि वो स्थिति नहीं है। फिर भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाएं कहां टिकती है? बात पड़ोस के गुजरात की करें, जहां से मोदी जी और शाह साहब दोनों लोग आते हैं। क्या हालात है? एक सीट का सर्टिफिकेट तो मिल गया सूरत का, लेकिन पूरे गुजरात की सूरत कैसी है? चैतर बसावा ट्राइबल चेतना के, आदिवासी चेतना के नए महानायक बनकर गुजरात में उभरे। आम आदमी पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी उनके साथ गठबंधन में। पाटन, बनासकांठा, साबरकांठा, अहमदाबाद शहर की एक सीट, भरूच की सीट, जब नरेंद्र मोदी के गृह राज्य में ऐसी 5-6 सीटें फंसी हुई दिखाई दे तो आगे क्या कहा जाए? बाकी हिंदुस्तान की बात कैसे की जाए? उत्तर प्रदेश और हरियाणा की बात जब हम करते हैं सेकंड फेज में ही देखें तो गाजियाबाद की सीट पर भी जब लोगों को शक होने लगे कि ये बीजेपी के लिए बहुत कड़े मुकाबले में फंसती दिख रही है, तो पूरे उत्तर प्रदेश का क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं। वीके सिंह का टिकट कटा, रिप्लेसमेंट राजपूत समुदाय से नहीं आया, कोई सिंह साहब नहीं आए, गर्ग साहब आए। तो जब गर्ग साहब आए तो ठाकुर चौबीसी क्या सोच रही है? और पोलिंग परसेंटेज गिर रहा है तो जो हाई राइज बने हुए हैं, जो अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बने हुई है, क्या उनके एसी में रहने वाले वोटर 42 डिग्री और 45 डिग्री में 26 अप्रैल को वोट डालने निकलेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी की लाज बचाने का ठेका उन्होंने इस गर्मी में उठा रखा है? यह सवाल बीजेपी के सामने खड़ा है, और इसलिए भी खड़ा है कि कार्यकर्ता मोटिवेटेड नहीं है, कार्यकर्ता उत्साह में नहीं है। क्योंकि कार्यकर्ताओं की अहमियत 10 सालों में क्या बना दी गई। वो अपना छोटा काम तक नहीं करा पाते थे, पब्लिक का काम नहीं करा पाते थे, तो किस मुंह से पब्लिक के बीच जाएंगे? सवाल बहुत बड़ा है। और इस सवाल में यदि किसान आंदोलन, महिला पहलवान आंदोलन, इन सब को देखें, अग्निवीर को देखें, लोगों की घटती हुई इनकम को देखें, आय को देखें, सरकारी वैकेंसियों के न निकलने के हालात को देखें, तो हरियाणा जहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा होता हुआ दिख रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश भला उससे कैसे अलग रख सकता है? चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर लुभाने की कोशिश उनके पोते जयंत चौधरी को लुभाने के रूप में तो सामने आ सकती है, लेकिन क्या जाट वोटर उस आकर्षण में फंस जाएगा? याद रखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जाटों के बीच के संबंध कितने गहरे हैं। जो हरियाणा सोचता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश उससे अलग नहीं सोचता। खान पान, शादी विवाह, यानी रोटी और बेटी का संबंध है दोनों इलाके के जाटों में। कैसे मान लिया जाए कि फोगाट बहने हो या दूसरे एथलीट हो, सर्वखाप पंचायत जहां जंतर मंतर पर जुटी हुई थी महिला पहलवानों के समर्थन में, कैसे कोई मान लेगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों का आत्मसम्मान उससे, उस मुद्दे से खुद को जोड़ नहीं पाया होगा? निश्चित तौर पर जोड़ पा रहा है। और जयंत चौधरी को लाना, जयंत चौधरी को जोड़ करके वोटों को जोड़ने की कवायद कर लेना, यह इतना आसान काम नहीं है जितना समझा जा रहा है। जाट अपनी खाट, अपने खेत, अपनी किसानी और अपनी मर्यादा से कभी कोई समझौता नहीं कर सकता। बात जाट की ही नहीं है, बल्कि सभी समुदायों की
सेकंड फेज वाली सीटों पर यही स्थिति है। आगे भी अगर बढ़कर देखें तो कन्नौज की भी बात यदि हम करें, जहां पर तकरीबन 1 लाख ठाकुर वोटर हैं और ठाकुर वोटरों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की राजपूतों के साथ कथित रूप से दूरी बनने की खबरों ने जो नाराजगी बढ़ाई है, उससे कहीं ज्यादा इस बात को लेकर नाराजगी बढ़ी हुई है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी 4 जून के बाद सलामत रहेगी या नहीं रहेगी। कुर्सी सलामत रखने की गारंटी नरेंद्र मोदी ने अब तक किसी चुनावी सभा में नहीं दी है। एक बार भी नहीं कहा है कि योगी आदित्यनाथ 2027 के तक, यानी इस विधानसभा के पूरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री बने रहेंगे, कहीं नहीं कहा है। हिमाचल उत्तराखंड में भी स्थितियां उस तरह से नहीं है। उत्तराखंड में चुनाव हो चुके हैं और 1-2 सीटें फंसी हुई दिख रही है। हिमाचल प्रदेश में कंगना रनौत भी भारतीय जनता पार्टी के लिए तारनहार बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अब राजा वीरभद्र का परिवार भी मैदान में है। तो वहां बागवानों की समस्या को लेकर के भी जनता कमर कसती हुई नजर आ रही है। शंभू बॉर्डर पर मैंने हिमाचल के किसानों की भागीदारी देखी थी, क्या हालात बीजेपी के लिए बने हुए हैं। और इन सब के पीछे जो असली फैक्टर है, जेपी नड्डा की कोई हैसियत ना होना, नंबर 1। नंबर 2, अमित शाह के हाथ में पूरी बीजेपी की इलेक्शन स्ट्रेटजी की कमान होना और अमित शाह तक छत्रपों की, मजबूत नेताओं की, कस्बे, तालुकों और गांव को समझने वाले, उस मिजाज को, उस मर्म को समझने वाले नेताओं की सीधी एक्सेस बंद हो जाना। सब कुछ हम दिल्ली में बैठकर चला लेंगे, सब कुछ गुजरात लॉबी तय कर लेगी, हर वोटर्स के दिमाग को पढ़ लेगी, 5 किलो राशन में सारे वोट मिल जाएंगे। ये देश के लोग देख रहे हैं कि आम आदमी जो वोट देता है उसकी हैसियत 5 किलो राशन की, लेकिन पैसे जाएंगे, कमाएगा कौन? अडानी अंबानी साहब। और आम आदमी की हैसियत 5 किलो राशन की। राशन लो, घर में रहो। अब जनता समझ चुकी है कि उनकी हैसियत सिर्फ राशन लेने वाली बना दी गई है। और उस जनता के पास जब आक्रोश उबलता हुआ दिखाई दे रहा है, चुनावी आक्रोश जो वोट के रूप में तब्दील होता है, तो वहां पर कार्यकर्ता जिसकी खुद की पूछ नहीं है, भला क्यों जाएगा? उसके छत्रप को किनारे किया जाएगा, उसके नेता को किनारे किया जाएगा, क्यों जाएगा? येदियुरप्पा किनारे क्यों जाएंगे वर्कर? देवेंद्र फडणवीस लगभग किनारे क्यों जाएंगे वर्कर? शिवराज सिंह चौहान किसी से सत्ता छीन ली गई, क्यों जाएंगे उनके वर्कर? वसुंधरा राजे की नाराजगी, क्यों जाएंगे वर्कर? ऐसे मुख्यमंत्री जो वहां जिनका कोई जनाधार नहीं है, संगठन से ताल्लुक नहीं है, जो संगठन मंत्री थे उन्हें हटा दिया गया, उन्हें साउथ भेज दिया गया, जो संगठन को जमीन तक समझ रहे थे, जो प्रभारी थे अरुण सिंह, उन्हें किनारे लगा दिया गया। अब चुनावी मौसम में कौन संभालेगा उसे? जब ये हालत हो तो सीधा सीधा समन्वय का अभाव दिखता है। एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, इनके अंदर जब ये चीजें भर जाए कि पूरे हिंदुस्तान को, पूरे देश के अलग अलग इलाके को, विविधता में एकता, अनेकता में एकता वाली संस्कृति वाले हिंदुस्तान को, 543 लोकसभा सीटों वाले हिंदुस्तान को हम अकेले सब कुछ समझ लेंगे, हम ही पार्टी, हम ही नेता, हम ही जनता, हम ही कार्यकर्ता, सब कुछ हम ही है, सब कुछ सिर्फ 1-2 लोगों में ही सीमित है, बाकी देश के लोग मूर्ख हैं, ये यदि दिमाग में भर जाए किसी के, तो भाई चुनाव कैसे होगा? और चुनाव तो जनता के बीच जाकर लड़ना पड़ता है। मंगलसूत्र की याद दिलाई जा रही है। मंगलसूत्र की याद दिलाने के पहले उस वक्त मंगलसूत्र की याद क्यों नहीं दिलाई गई जिस वक्त इस देश को वाकई मणिपुर में मंगलसूत्र को लेकर के देश को खड़ा होना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी क्या खड़ी हुई? प्रधानमंत्री को मणिपुर का म बोलने में पसीने छूट रहे थे, वो बोल नहीं पा रहे थे, और मंगलसूत्र की याद दिलाई जाती है। इस चुनाव में प्रधानमंत्री की भाषा शैली पर राजीव कुमार का आयोग भले ही चुप हो जाए, इस देश की जनता सब कुछ देख रही है और कार्यकर्ता भी इस चीज को देख रहे हैं कि जनता के बीच जाएं तो किस मुंह से जाएं, और नेता दिल्ली से बैठकर समझ रहे हैं कि हम जैसे हाँक देंगे वैसे लोग हाँके जाएंगे। अब वो जमाना नहीं रहा। बदलाव की बयार 14 में थी,
राष्ट्रवाद और सेना के शौर्य का मुद्दा 19 में था। इस बार बदलाव की बयार फिर से वापस आती दिख रही है, लेकिन सत्ता पक्ष अपने पक्ष में इस बदलाव की बयार को भला कैसे ले पाएगा जब 10 सालों की बात हो, 10 सालों की उपलब्धियों की बात हो और भाजपा के कार्यकर्ताओं के पास जमीन पर जाने के लिए 10 साल में क्या किया वो मुद्दा नहीं हो। जाति जनगणना पर चुप्पी हो, आरक्षण पर चुप्पी हो, ओल्ड पेंशन स्कीम पर चुप्पी हो, रोजगार पर चुप्पी हो, महंगाई पर चुप्पी हो, अग्निवीर पर चुप्पी हो। तो जनता तो चुप्पी दिखा रही है चुनाव में, सीधे निकल कर जाकर वोट दे रही है, तब जाकर लोगों को पता चल रहा है कि अरे समझ नहीं पाए, बहुत बड़ी नाराजगी थी। आगे देखते जाइए कितना लोग समझ पाते हैं और कितना नहीं समझ पाते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।